तो माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर GOC1, जिसके अंदर अब तक हमने कई सारे टॉपिक देख लिए थे और आज बारी है यहाँ पे एक और नए टॉपिक की, जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आपको 4th एंड 5th नंबर का जो टॉपिक दिखाई दे रहा है, इन दोनों से यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो 1st नंबर का टॉपिक एंड 2nd नंबर एंड 3rd नंबर, ये तीनों टॉपिक हमारे पूरे GOC1 के अंदर काम आने वाले हैं, क्योंकि बार बार यही रिपीट होगा। तो ये आज का हमारा बेसिक रहेगा, जो कि आप पे आना चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग जानने की कोशिश करो। सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, रिएजेंट, ये सब तो मैंने आपको देखना सिखा दिया था। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में। तो एक तरफ हमारा क्या होता था, लेफ्ट साइड में हमारा सबस्ट्रेट होता था, रिएक्टेंट होता था, रिएजेंट होता था। और हमारा राइट साइड में क्या होता था, वो होता था प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के ऊपर क्या अटैक करेगा, रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे क्या, रिएजेंट। तो अटैक करने के बाद में जो स्पीसीज बनती थी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था, वो क्या होता था, हमारा प्रोडक्ट होता था। तो इस प्रोसेसिंग के दौरान जो बीच में, इस प्रोसेसिंग के दौरान जो बीच में जो स्पीसीज बन रही है, जो कि कैसी होगी, टेम्पररी होगी, उस टेम्पररी स्पीसीज को यहाँ पे नाम देते हैं भैया इंटरमीडिएट। क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट। एक तरफ क्या आपका सबस्ट्रेट, दूसरी तरफ क्या आपका प्रोडक्ट, और बीच में क्या बना, बीच में बना इंटरमीडिएट, जो कि किसके दौरान बना, रिएक्शन के दौरान बना, प्रोसेसिंग के दौरान बना। और वो यहाँ पे कैसा होगा, टेम्पररी होगा, ना कि परमानेंट। इसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाता है। आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब हम डिटेल में देखते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो देखो हैं यहाँ पे टोटल, सबसे पहले आप इसके टाइप जानो। इसके टाइप कितने होते हैं टोटल, यहाँ पे इसके 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं किसके, रिएक्शन इंटरमीडिएट के। एक एक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका इधर कार्बोकेटाइन, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड आपका कार्ब एनायन है। थर्ड है भैया आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था। इस फ्लोरीन को हटा के यहाँ पे रखो आप कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ पे मेरे से गलती से लिखा हुआ गया कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, इसको फ्री रेडिकल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आपका इधर कार्बिन। अब कार्बिन क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में देख लेंगे। और नेक्स्ट आपका इधर नाइट्रीन। तो भैया ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों तो हमारे पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलिए तो एक एक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब आए कहाँ से। बहुत बच्चों पे आता होगा, जिन पे नहीं आता उनको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो से यहाँ पे एकदम जीरो से पढ़ाना है। तो अब हम देखते हैं कि इधर क्या, मैंने आपको समझाने के लिए एक ये एग्जाम्पल ले लिया। ये एग्जाम्पल, अब इसके अंदर आप देखो, इधर ये कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 एंड 3 एंड 4। फर्स्ट मैंने ये ले लिया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देखो यहाँ पे R1 R2 R3, ये सब क्या, ये ग्रुप है। आप XYZ कोई भी ग्रुप मान सकते हो, या फिर इधर आप कोई भी कार्बन चेन अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेंजेज करूंगा, वो सारा चेंज करूंगा यहाँ पे जेड के अंदर, कार्बन और जेड के अंदर। यहाँ पे पूरा गेम होने वाला है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आप समझने की कोशिश करो। फर्स्ट यहाँ पे देखो, टोटल 3 केस बनेंगे। ये पहला केस रहेगा आपका, ये दूसरा केस रहेगा आपका, और ये रहेगा आपका तीसरा केस। तो यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर मान लीजिए मैं इधर में फ्री रेडिकल बना देता हूँ। इधर मैं फ्री रेडिकल बनाऊंगा, इधर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, और इधर कार्ब एनाइन बनाऊंगा। अब ये तीनों कैसे बनेंगे, आपको मुझे यही तो समझाना है। इधर क्या था, कार्बन जेड, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे आप फ्री रेडिकल बना के बताओ। फ्री रेडिकल मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, आप मुझे बनाना सिखाओ। तो फ्री रेडिकल के लिए कौन सा फ्यूजन करवाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल के लिए मुझे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना पड़ेगा। और वो कैसे होता था, वो फिश हुक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेके भग जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके भग जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कार्बन के ऊपर यहाँ पे जो एक ही डॉट दिखाई दे रहा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसको नाम दिया जाता है भैया फ्री रेडिकल। अभी भी समझ नहीं आया, बेफिक्र रहो, थोड़ी देर में समझ आएगा। सेकंड वाला है कार्बोकेटाइन। मैं आपसे कहूँ भैया कि कार्बोकेटाइन मुझे बना के दिखा दो। इस बॉन्ड के अंदर मैं ऐसा क्या करूँ कि इस कार्बन के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस कार्बन के ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो उसके लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे जेड लेके भग जाए, तो उस कंडीशन में पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो जेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कब लेके भग सकता है, अगर जेड का ईएन, जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेड का विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होगी। उस कंडीशन में ये यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ज्यादा पावरफुल हो जाएगा यानी कि ज्यादा भिखारी हो जाएगा। ज्यादा भिखारी हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भग जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉनों को खा जाएगा। तो इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यही मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा रखा है।
थर्ड है हमारा कार्बन आयन। मैं आपसे कहूँ कि भाई इस कार्बन जेड बॉन्ड के अंदर में ऐसा क्या करूँ कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, बताओ, लगाओ अपनी बुद्धि, ऐसा मैं क्या करूँ। तो देखो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन लेके भाग जाए तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है और जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि कार्बन का ईएन किससे ज्यादा हो जाए, जेड से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा यानी कि ज्यादा भिखारी बन जाएगा, और ज्यादा भिखारी बन जाएगा यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और खा जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी देर में इन सब की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल कैसे बना, तीनों मैंने आपको सिखा दिया। आज मैंने आपको ये सेकंड टाइम सिखाया। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देख लेते हैं भैया यहाँ पे डिटेल में कि ये कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है और कार्ब एनाइन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगर यहाँ से चांसेस बनते हैं कि इस टेबल से क्वेश्चन आ जाए। आपने देखा होगा आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल। तो इसके अंदर भी ऐसे 2-3 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं पहले स्टार मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड यहाँ पे एक लुईस एसिड लुईस बेस वाला टॉपिक है, वो भी इधर इंपॉर्टेंट है, और इधर से इसका जियोमेट्री और शेप भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इधर फ्री रेडिकल, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे इधर कार्बोकेटाइन एंड थर्ड नंबर पे हम देखेंगे भैया इधर कार्बेनाइन। तो सबसे पहले आप ये देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम इधर फ्री रेडिकल था जो कि मैंने लिख दिया। इधर ये कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का एक और नाम होता है, वो होता है कार्बोनियम आयन, और ये क्या हो जाएगा आपका इधर कार्बेनाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ फ्री रेडिकल मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, वो किस तरीके से बनाया था। मैंने देखो इधर फ्री रेडिकल बनाया था, मैंने आपको बताया था ये होमोलाइटिक फिजन के द्वारा बनेगा, और इधर कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन ये दोनों कैसे बने थे, हेट्रोलाइटिक फिजन के द्वारा बने थे। तो यही मैंने इधर लिख रखा है, ये होमोलाइटिक फिजन के द्वारा बनेगा, कार्बोकेटाइन हेट्रोलाइटिक फिजन के द्वारा, और कार्बेनाइन भी हेट्रोलाइटिक फिजन के द्वारा बनेगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन फ्री रेडिकल ये रहा। बताओ इसके हाइब्रिडाइजेशन का जो सिंपल सा ट्रिक है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये इसका ट्रिक होता है। बताओ इसके अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा बॉन्ड एंड थर्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने, इधर लोन पेयर 0 है। इस कंडीशन में बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, एक s ऑर्बिटल दी और 2 p ऑर्बिटल। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या होगा। इसका भी भैया इधर इसके अंदर कितने यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, 3, और लोन पेयर कितने 0, तो इसका भी sp2 हो जाएगा। इसका बताओ 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा लोन पेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका sp3 हो जाएगा। देखो 3 तो बॉन्ड पेयर 1, 2 एंड 3, लोन पेयर कहाँ से आया, जो नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि एक लोन पेयर होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा और ये sp3 होगा। मैंने आपको समझा दिया। अब स्ट्रक्चर देख लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जियोमेट्री, स्ट्रक्चर या शेप। चलो बताओ इसका कौन सा टाइप है। ये यहाँ पे AB3L0 टाइप की स्पीसीज है। कैसे, ए तो यहाँ पे कार्बन एटम और B3 क्या है यहाँ पे, ये बॉन्ड 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, इसको मैंने यहाँ पे बी मान लिया। लोन पेयर कितने 0। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होता है उसको नाम देते भैया ट्राइगोनल प्लेनर, और ये टाइप कौन सा था, AB3L0 टाइप था। नेक्स्ट देखो ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोकेटाइन के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर मैंने कैसे बोला, ये देखो ये भी सेम टू सेम AB3L0 हो जाएगा, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर और ये वाला भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा ट्राइगोनल पिरामिडल, ये कैसे हुआ, बताओ ये कौन से टाइप की स्पीसीज है, ये वाली, ये स्पीसीज है भैया हमारी AB3L1 टाइप की। क्यों, एक देखो कार्बन को यही माना, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। इधर मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज एनायन। इस कंडीशन में भैया इसका जो जियोमेट्री या शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। बताओ इसके वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। आप देख लो कार्बन फ्री रेडिकल में इधर इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इधर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देख लो यार बार बार क्या बताऊँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यही मैंने इधर लिख रखा है 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका इसका ऑक्टेट बताओ, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नेक्स्ट होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये चाहेगा मेरे पास 1
इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये वाला बताओ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने की भूख है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? हाँ जी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो बताओ, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर, सॉरी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये वाला, यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह, लुईस बेस की तरह। लुईस एसिड क्या, एक मिनट आपको मैं साइड में ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखो। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, आज फिर से सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लुईस बेस किसको बोलेंगे? जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, उसको लुईस बेस बोलेंगे। बताओ फ्री रेडिकल यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? मैंने लिखा दोनों की तरह ही बिहेव नहीं करेगा। ऐसा क्यों? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता और 2 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने के पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है और इधर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की भूख बाकी है, तो ये दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले सकता है। इस कंडीशन में इसको लुईस एसिड नाम देंगे, ये वाला लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, है ना, अच्छे से समझ लेना। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोला जाता है भैया अनुचुंबकीय। क्या बोला मैंने? अनुचुंबकीय। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय बोला। अब देखो पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से समझ लो। अगर कहीं भी आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए तो उसको नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दिखाई दे जाए तो उसको नाम देते हैं हम डायामैग्नेटिक। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो नाम देंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर डबल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाई दे जाए, जोड़े में दिखाई दे जाए, पेयर्ड हो, उसको नाम देंगे डायामैग्नेटिक। तो देखो कार्बन फ्री रेडिकल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो बनेगा इस तरीके से। इधर मैंने R1 ग्रुप जोड़ दिया, इधर मैंने R2 ग्रुप जोड़ दिया, ये R2 जोड़ दिया, और इधर मैंने R3 ग्रुप जोड़ दिया। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप देखो ये इधर कार्बन और ये मैंने तीनों ग्रुप जोड़ दिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, यानी कि एक S 2 P और एक सिंगल P क्या है अभी तक यहाँ पे वेकेंट है, जो कि मैंने ये इधर बना रखा है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल रखा है, जो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है। तो उस कंडीशन में इसको हम नाम दे देंगे क्या? उसको नाम दे देंगे पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इस कंडीशन में इसको नाम देंगे डायामैग्नेटिक। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में इसको नाम देंगे डायामैग्नेटिक। तो आप पे ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। इधर कार्बन और यहाँ पे R1 ग्रुप, R2 ग्रुप एंड R3 ग्रुप, और यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये यहाँ पे मैंने ये ऑर्बिटल बना रखा है। ठीक है, अभी मुझे कर्सर में प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा यहाँ पे कार्बीन, इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नाइट्रीन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बीन का स्ट्रक्चर देखिए। देखो इधर ये मैंने कार्बन बना रखा है, इधर हमारा कार्बन, इसके साथ यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, जो कि 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है। पहली हाइड्रोजन ये रही, दूसरी हाइड्रोजन ये रही, और यहाँ पे मैंने एक लोन पेयर बना रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा मैंने बना रखा है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बताओ इसके वैलेंस सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये भाई अगर आप कोई भी बीएससी कर रहे हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नीट के अलावा, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट जेईई के अलावा। हो सकता है नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो छोटा सा टॉपिक रहता है और इम्पोर्टेंट रहता है। तो बताओ ये न्यूट्रल होगा या नहीं होगा? ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम।
टू मोनोवेलेंट एटम एंड कैरीज टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छे से समझ लो भाई, मैंने लिखा कि टू तो मोनोवेलेंट एटम से यहाँ पे ये अटैच होगा, तो आप देखो ये क्या हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम है, ये वाली हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट एटम है, तो यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और कैरीज टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और दो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, बिहेव लाइक्स एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन इसने ही की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या चाहता है कि मेरे पास भी भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी तो ऐसा चाहता है, लेकिन इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नेक्स्ट मैंने लिखा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट मैंने लिखा 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे, जो कि इधर मैंने दिखा रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हुए, जो कि मैंने आपको बता दिया ये एक लोन पेयर है जो कि कैसा नॉन बॉन्डेड है। आई होप आपको कार्बन समझ आया होगा। कार्बन को किस तरीके से याद रखना है, ये कार्बन भैया एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, दूसरी हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, साथ में एक लोन पेयर टपका दो, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा, इसी को हम कार्बिन नाम देते हैं। इस तरीके से याद रखना है ना, बाकी सब अपने आप समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा नाइट्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझ लेना आप लोग। नाइट्रीन, नाइट्रीन में बताओ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यही इसका स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रीन एक तो सिंगल बॉन्ड है भाई, एक तो सिंगल बॉन्ड है ना, एक तो सिंगल बॉन्ड है, और दो क्या है इसके पास, दो भैया इसके पास लोन पेयर है। अब सिंगल बॉन्ड की जगह आप एक काम करो, इधर हाइड्रोजन चिपका दो, हाइड्रोजन क्या कर दो, चिपका दो, तो इसके पास दो क्या हो जाएंगी, दो तो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं और एक क्या इसके पास हाइड्रोजन। तो देखो मैंने लिखा नाइट्रीन इज न्यूट्रल, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, इंपोर्टेंट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन स्पीसीज है ये। नाइट्रीन इज न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन मोनोवेलेंट एटम, क्या, वन मोनोवेलेंट एटम एंड कैरीज 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बस यही तो मैंने समझाया, ये नाइट्रीन जो कि 1 मोनोवेलेंट एटम के साथ अटैच है और दो इसके पास क्या है, दो इसके पास लोन पेयर या फिर आप बोल सकते हो 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इजी था एकदम, आपको समझ आ गया होगा। ये क्या था, न्यूट्रल स्पीसीज है, मैंने आपको बताया इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा। बिहेव लाइक्स एन इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने लिखा 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। नेक्स्ट मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे, आपको दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, और ये क्या मैंने 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हो गए, जो कि मैंने लिख रखा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, जो कि काफ़ी ईजी था। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन एंड कार्बिन, यहाँ पे 5 के 5 इंटरमीडिएट होते हैं कंप्लीट। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया, कार्बिन और नाइट्रीन को कैसे याद रखना है। ये कार्बिन, ये कार्बन है, कार्बन के लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे एक मोनोवेलेंट एटम, एक इधर मोनोवेलेंट एटम और ऊपर एक लोन पेयर। नाइट्रीन के लिए ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।